दिस इज दीपक सिंगल। वेलकम यू ऑल टू लाइफ शिल्प अकेडमी क्राफ्टिंग लाइफ। आज का चैप्टर होने वाला है चैप्टर नंबर 3 फॉर द पार्ट सेकंड, द बुक सेकंड ऑफ योर बुक। क्लास 12 के ज्योग्राफी डोमेन का ये है चैप्टर नंबर थर्ड, ह्यूमन डेवलपमेंट, जिसको हम लोग बुक 1 में भी पढ़ चुके हैं। अगर आपको याद आ रहा हो, मैंने ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए बताया था कि ये बहुत ही क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है। जैसे भी हम लोगों ने बताया था कि डेवलपमेंट और ग्रोथ के बीच में हम लोगों ने डिफरेंस वहां पर पढ़ा था। डॉक्टर महबूब उल हक और अमर्त्या सेन ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में क्या बोलते हैं। और हम लोगों ने उस चैप्टर में ये भी पढ़ा था कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एक रिपोर्ट लेकर आता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जिसमें हर किसी को रैंकिंग दी जाती है। आइए दोस्तों पढ़ते हैं। चैप्टर शुरू होता है डेवलपमेंट से। वो बोलता है डेवलपमेंट तब होता है जब किसी क्वालिटी में, मतलब क्वालिटेटिव चेंजेस में एक पॉजिटिव चेंज हो, किसी क्वालिटी में एक पॉजिटिव चेंज आपको देखने को मिलता है। डेवलपमेंट तभी होता है। डेवलपमेंट और ग्रोथ एक दूसरे से बहुत अलग अलग है। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट जो है वो क्वालिटेटिव है, जबकि ग्रोथ जो है वो क्वांटिटेटिव है। आपने कभी भी डेवलपमेंट को नंबर्स में नहीं देखा होगा, बट हाँ, ग्रोथ को हम लोग हमेशा नंबर्स में डिफाइन करते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है वो डेवलपमेंट के कंसेप्ट से थोड़ा आगे है। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट होलिस्टिक नहीं होता, जबकि ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो होलिस्टिक इन नेचर होता है। होलिस्टिक इन नेचर का मतलब आपका चैप्टर बोलता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट डेवलपमेंट के सारे डायमेंशंस को कवर करता है। ह्यूमन डेवलपमेंट के कंसेप्ट को 1990 में इंट्रोड्यूस किया गया था। महबूब उल हक ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में बोलते हैं, और तभी से यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम हर एक साल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट लेकर आती है, जिसमें हर कंट्री को 0 से 1 के बीच में स्कोर दिए जाते हैं। जिसमें 0 का मतलब है ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत कम है या नेग्लिजिबल है, और 1 का मतलब है ह्यूमन डेवलपमेंट परफेक्ट है। आइए डेवलपमेंट के मतलब को समझते हैं। चैप्टर बोलता है कि वेस्टर्न और यूरोपियन सेंट्रिक व्यूज तो बोलते हैं कि डेवलपमेंट तो सर मॉडर्नाइजेशन है, लीजर है, कंफर्ट है और एफ्लुएंस है। तो ये वेस्टर्न और यूरोसेंट्रिक व्यूज है, और समझ में आता है ये क्यों बोल रहे हैं। यूरोपियन सेंट्रिक व्यू बोलता है कि डेवलपमेंट का मतलब मॉडर्नाइजेशन, कंफर्ट, एफ्लुएंस, लीजर, जबकि आज के जमाने में डेवलपमेंट के कई सारे और मायने भी हैं। डेवलपमेंट से कंप्यूटराइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ट्रांसपोर्ट काफी बेहतर होना चाहिए, कम्युनिकेशन सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, मॉडर्न फैसिलिटीज आपके पास हो, जैसे मेडिकल, सेफ्टी, सिक्योरिटी। ये सारी चीजें भी आजकल डेवलपमेंट के सिंबल्स के रूप में कंसिडर किया जाता है। बट इंडिया में क्या ये डेवलपमेंट बैलेंस्ड है? नहीं। इंडिया में डेवलपमेंट काफी इम्बैलेंस्ड है, क्योंकि कुछ मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं जहां पे लोग रहते हैं, और वहां पर तो आपको सारी मॉडर्न फैसिलिटीज देखने को मिलेगी। एक छोटे से सेक्शन, अगर मैं पूरी कंट्री से उस मेट्रोपॉलिटन सेंटर का पॉपुलेशन कंपेयर करूं, तो वो मेट्रोपॉलिटन सेंटर में तो पूरी की पूरी कंट्री की पॉपुलेशन का एक छोटा सा चंक आता है। तो वो स्मॉल सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन के पास अगर हम देखें तो पूरी कंट्री में कितनी ज्यादा मॉडर्न फैसिलिटीज है। जबकि अगर उसी मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात कर रहा हूं मैं, उसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में अगर मैं स्लम्स को देख लूं, या थोड़ा सा दूर चला जाऊं मैं उस मेट्रोपॉलिटन सेंटर से, रूरल एरियाज को देख लूं, तो वहां पर बेसिक फैसिलिटीज भी लोगों के लिए नहीं है। बेसिक फैसिलिटीज के लिए भी लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है। जैसे क्लीन वाटर नहीं है, एजुकेशन, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतने अच्छे नहीं है। रूरल एरिया से लोगों को, खास करके अर्बन एरियाज के हॉस्पिटल्स में आना पड़ता है अगर उनको कोई इलाज करवाना है। तो ये सब चीजें क्या है? ये इम्बैलेंस्ड डेवलपमेंट इन इंडिया को दर्शाती है। इसी के साथ वो बोलता है कि सर वैसे तो हमारी कंट्री में, अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करते हैं, तो जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए भाई डेवलपमेंट ठीक ठाक है, अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपमेंट अच्छा है। मगर हम उसी सोसाइटी के अदर सेक्शंस की बात करें, जैसे कि स्केड्यूल्ड कास्ट, स्केड्यूल्ड ट्राइब, एग्रीकल्चरल लेबरर्स जो लैंडलेस है, पुअर फार्मर्स, फीमेल्स, स्लम ड्वेलर्स, इन सबको हम लोगों ने सोसाइटी के मार्जिनल कोने में लाकर खड़ा कर दिया है। इसलिए मैं इन लोगों को मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कह रहा हूं। तो मार्जिनलाइज का मतलब क्या है कि इनको बिल्कुल अलग कर दिया है हम लोगों ने सोसाइटी के मेन स्ट्रीम से। और इन सभी लोगों में जो सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं वो फीमेल पॉपुलेशन है। कहीं ना कहीं हमारे इंडिया में मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस में जो सबसे ज्यादा सफर करने वाली सेगमेंट है वो फीमेल सेगमेंट है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करना, जो हमारा चैप्टर बोलता है कि ये मार्जिनलाइज सेक्शन की स्थिति डेवलपमेंट के साथ साथ और ज्यादा खराब होती जा रही है। हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट के साथ साथ ये मार्जिनलाइज सेक्शन का जो कंडीशन है वो बहुत अच्छा हो रहा है। आपका चैप्टर बोलता है कि ओवर द इयर्स ऑफ डेवलपमेंट
इनकी स्थिति जो है, ये मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस का जो कंडीशन है, ये और ज्यादा वर्स होता जा रहा है। और एक और बहुत इंटर रिलेटेड एस्पेक्ट है डेवलपमेंट का, जो कि ह्यूमन कंडीशंस को भी डिटोरिएट करता है। कैसे? डेवलपमेंट ज्यादा होगा तो सर एनवायरमेंटल पोल्यूशन ज्यादा होगा। और एनवायरमेंटल पोल्यूशन तीनों तरीके के हैं आज की डेट में। अर्बन एरियाज में आपको एयर, वाटर, नॉइस, हर तरीके का पोल्यूशन देखने को मिलता है, और इसकी वजह से ह्यूमन एग्जिस्टेंस कहीं ना कहीं खतरे में आ रही है। चलिए, ये तो आप लोगों ने पढ़ा कि इंडिया में इम्बैलेंस डेवलपमेंट कैसे है। अब हम बात करते हैं कि इस इम्बैलेंस डेवलपमेंट की वजह से होता क्या है, इसके रिजल्ट्स क्या है। इस इम्बैलेंस डेवलपमेंट का सबसे बड़ा रिजल्ट तो मुझे लगता है गरीबी है, पॉवर्टी। इंडिया की बात कर रहा हूं मैं। और सब ह्यूमन लिविंग कंडीशंस फॉर अ वास्ट नंबर ऑफ पीपल, बहुत मतलब बहुत बड़े सेक्शन की आज इंडिया में लिविंग स्टैंडर्ड, लिविंग कंडीशंस बहुत बेकार है। गरीबी इसकी वजह से होती है। एनवायरमेंटल डिग्रेड होता है, मतलब एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है, जिसकी वजह से अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इज बीइंग फेस्ड बाय ह्यूमन बींग्स। कैसे? आज नॉइस पोल्यूशन होता है, तो आपका हार्ट रेट, आपका बीपी, शुगर, ये सब बढ़ती है। ये सब टेंशन की वजह से होता है। वाटर पोल्यूशन होता है तो डायरिया हो सकता है। एयर पोल्यूशन हो रहा है तो आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हो रही है। और अब तो हमको सुनने में आ रहा है कि चाइना में एक नया तरीके का वायरस आ गया है, जो कि एच पीवी या HMPV वायरस है। मतलब ह्यूमन ह्यूमन मेटा न्यूमोनिया वायरस करके कुछ है। मतलब ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस कुछ करके है, जो आपकी रेस्पिरेटरी जो इलनेस लेकर आता है। तो भाई, जो पहले से ही जूझ रहे हैं अर्बन एरियाज में अपना एयर पोल्यूशन से, तो सोचिए उनके लिए ये HMPV वायरस कितना खतरनाक होने वाला है। तो ऑफ कोर्स इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ तो कहीं ना कहीं अफेक्ट होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम देखें तो ये पुअर जो है ना, इंडिया में रहने वाले पुअर्स, इनको तीन तरीके के डिक्लाइनिंग कैपेबिलिटीज से गुजरना पड़ता है बिकॉज ऑफ दिस इम्बैलेंस डेवलपमेंट। मतलब इंडिया में जो गरीब लोग हैं ना, उनका ये समझ लीजिए कि उनकी कैपेबिलिटीज तीन तरीके से खत्म हो रही है। सबसे पहला उनका सोशल कैपेबिलिटीज खत्म हो रही है। सोशल कैपेबिलिटीज कैसे? भाई, अगर सोसाइटी में इतना ज्यादा भेदभाव होगा तो सिंपल सी बात है, ये लोग डिस्प्लेस करेंगे, अपने एरिया को छोड़ के कहीं और जाएंगे। और आपको पता ही है कि पुअर्स का सबसे इंपॉर्टेंट होता है सोशल टाइज। गरीब आदमी अपनी सोसाइटी में बना के रखता है। इट इज नॉट लाइक अर्बन हायर क्लास पीपल, जिसमें पता ही नहीं होता कि आपके घर के बाहर दूसरा घर किसका है। तो पुअर्स जो हैं, जब ये डिस्प्लेस करते हैं अपनी जगह को छोड़कर, तो सिंपल सी बात है, इनके सोशल टाइज देखो कितने वीक हो जाते हैं। मतलब जिन लोगों के साथ इन लोगों की फ्रेंडशिप है वो टूट गई, क्योंकि फासला बहुत ज्यादा हो गया, तो इनका सोशल कैपिटल का नुकसान। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इनका हार्मफुल पोल्यूशन से काफी ज्यादा ये एक्सपोज रहते हैं, इसलिए इन लोगों की एनवायरमेंटल कैपेबिलिटीज, इसका भी नुकसान हो गया। और एनवायरमेंटल कैपेबिलिटीज कहीं ना कहीं इनकी पर्सनल कैपेबिलिटीज से जुड़ी हुई हैं। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा अगर हार्मफुल पोल्यूशन से एक्सपोज रहेंगे ये लोग, तो सिंपल सी बात है, डिजीज का जो खतरा है वो बढ़ेगा, और कभी ना कभी एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं ऑफ कोर्स। तो पर्सनल कैपेबिलिटीज का भी नुकसान पुअर का होता है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर ये बोलता है कि सर, अगर हम लोग यहाँ पर इम्बैलेंस डेवलपमेंट के रीजंस देखें, रिजल्ट्स देखें, तो पॉवर्टी, सब ह्यूमन लिविंग कंडीशन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, और भारत में गरीबों को यहाँ पर तीन तरीके की कैपेबिलिटीज का उनको नुकसान देखना पड़ता है। उनके सोशल कैपेबिलिटी, उनका एनवायरमेंटल कैपेबिलिटी, और उनकी पर्सनल कैपेबिलिटी। आइए दोस्तों, चलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की डेफिनेशन देखो, वही डेफिनेशन है जो हमने बुक नंबर 1 में चैप्टर में पढ़ी थी। महबूब उल हक और अमर्त्य सेन ने बोली थी। क्या बोला था? कि ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब है जब ह्यूमन की चॉइसेस बढ़ जाए, जब पीपल्स की चॉइसेस बढ़ जाएं, उनको तरह तरह की अपॉर्चुनिटीज मिले, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, एम्पावरमेंट, इनकम, ये सारी चीजें। तो मतलब उनको इतना ही नहीं, उनको हर तरह की फ्रीडम भी मिले, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल फ्रीडम। ऐसी सोसाइटी में रहने वाले ह्यूमन को हम लोग एक डेवलप्ड ह्यूमन मानते हैं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट का डेफिनेशन जो यूएनडीपी ने दिया है, वो दिया है एनलार्जिंग द रेंज ऑफ पीपल्स चॉइसेस। और चॉइसेस में बहुत सारी चॉइसेस उन्होंने डाल दी, और इसी को बोला उन्होंने ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ इंडिविजुअल। इसी डेफिनेशन को यूएनडीपी बोलता है ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ इंडिविजुअल, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट सारी चीजें ले आए ये लोग। और ये ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग किस तरीके से हेल्प करता है? तो कहा जाता है कि सर, ये ऑल राउंड ह्यूमन डेवलपमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। कैसे? देखो यार, ये सारी फैसिलिटी होगी तो सिंपल सी बात है, ह्यूमन एक लॉन्ग और एक हेल्दी लाइफ जी पाएगा।
उस पर एजुकेशन होगी, रिसोर्सेज का एक्सेस होगा, उस पर एजुकेशन होगी, रिसोर्सेज का एक्सेस होगा, तो एक बहुत ही डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जी पाएगा। डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्लस पॉलिटिकल फ्रीडम उसके पास होगी। उस पे ह्यूमन राइट्स होंगे, तो वो अपनी जिंदगी को एक बहुत ही डिग्निफाइड मैनर में जी पाएगा। और ये सारी चीजें सर ह्यूमन डेवलपमेंट का बेसिस है क्या? कि अगर उसके पास एनवायरनमेंट साफ मिलेगा तो एक बहुत ही लॉन्ग हेल्दी लाइफ जिएगा, प्लस हेल्थ सर्विसेज उसके पास में है, एजुकेशन है उसके पास, एक्सेस टू रिसोर्सेज है, तो एक बहुत ही डिसेंट लाइफस्टाइल जी पाएगा, जिसमें थोड़ी बहुत उसके पास पॉलिटिकल फ्रीडम भी होगी। उस पर ह्यूमन राइट्स में है, पॉलिटिकल फ्रीडम है, तो सर एक डिग्निफाइड लाइफ भी वो आराम से काट लेगा, और ये बेसिस है ह्यूमन डेवलपमेंट के। तो आइए बात करते हैं यूएनडीपी की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में। मैंने आपको बोला था ना कि यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1990 से पब्लिश करती आ रही है, और ये रिपोर्ट हर साल पब्लिश होती है, हर साल। इसमें कुछ इंडिकेटर्स हैं जो यूएनडीपी लेता है। मतलब आप कभी भी कोई रिपोर्ट बनाते हैं तो कुछ इंडिकेटर्स तो रखोगे ना आप। उस इंडिकेटर के बेसिस पर हर कंट्री को आप कुछ कुछ स्कोर देंगे, और उस स्कोर के बेसिस पे आप हर कंट्री को रैंक देंगे। तो यूएनडीपी जो है वो कुछ इंडिकेटर्स को यहाँ पे रखती है, और उन इंडिकेटर्स के बेसिस पर ह्यूमन डेवलपमेंट किस कंट्री में कैसा है उसको कैलकुलेट करती है। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया। इंडिया में ह्यूमन डेवलपमेंट का क्या मतलब कंडीशन चल रहा है? भाई जब ये चैप्टर लिखा गया था उस समय इंडिया की पॉपुलेशन 1.2 बिलियन बताई गई थी, आज की डेट में तो 1.43 बिलियन है। और इस 1.2 बिलियन पॉपुलेशन के साथ जो इंडिया है वो मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्रीज में आता है। मतलब हमारी कंट्री में ह्यूमन डेवलपमेंट मीडियम लेवल का है, मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्री में आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट के हिसाब से। और ये रिपोर्ट कब की है? 2018 की रिपोर्ट है। अगर हम थोड़ा सा 2018 की रिपोर्ट को आगे बढ़ते हैं, तो 2018 की रिपोर्ट बोलती है कि आउट ऑफ 189 कंट्रीज इन द वर्ल्ड, ह्यूमन डेवलपमेंट के हिसाब से इंडिया की रैंक रखी 130। तो वी वर रैंक्ड 130 आउट ऑफ 189 कंट्रीज इन द ईयर 2018। अच्छी बात यह है कि अगले साल हम लोगों ने रैंक इंप्रूव करा और हम 129 पर आए। 130 से हम लोग 129 पर आए, तो हमारा स्कोर थोड़ा सा इंप्रूव हुआ होगा, बिल्कुल। बट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को बनाते समय जो यूएनडीपी है वो जिस तरीके से इंडिकेटर्स को रखती है, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में जो इंडिकेटर्स यूएनडीपी ने फिक्स कर रखे हैं, उन सभी इंडिकेटर्स को बहुत सारे लोगों ने मतलब क्रिटिसाइज किया है। उनका मानना यह है कि यूएनडीपी सारे इंडिकेटर्स को सही तरीके से नहीं रखती। बहुत सारे इंडिकेटर्स को तो यूएनडीपी इग्नोर ही कर दे रही है, जिसकी वजह से बहुत सारी कंट्रीज की रैंक कम हो सकती है, बट वो ओवर इन्फ्लेटेड रैंक्स लेकर ऊपर बैठे हैं। तो आइए सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ये एचडीआई को कैलकुलेट करने की अप्रोच में क्या शॉर्टकमिंग्स हैं। सबसे पहले तो मैं इंडिया के बारे में आपको बता दूं। ये जो इंडिया के लो स्कोर्स आ रहे हैं, ये पुअर रैंक जो आ रही है ह्यूमन डेवलपमेंट के कंसर्न में, ये इंडिया के लिए और बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए सीरियस कंसर्न है। सीरियस कंसर्न तो हमारे लिए है, हम इसको तो मानते हैं। बट साथ के साथ हम यूएनडीपी पर यह भी आरोप लगाते हैं कि सर एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कैलकुलेट करने की अप्रोच आपकी फॉल्टी अप्रोच है। इट इज अ फॉल्टी अप्रोच फॉलोड बाय यू। आप सारे इंडिकेटर्स को यहां पर सही तरीके से कैलकुलेट नहीं करते हैं। जैसे इनका मानना यह है, आप हिस्टोरिकल फैक्टर्स को कैलकुलेट नहीं करते। यू डू नॉट कैलकुलेट कॉलोनाइजेशन, इंपीरियलिज्म, नियो इंपीरियलिज्म। आप इसको क्यों नहीं कैलकुलेट करते? इंडिया 200 सालों तक ब्रिटिश एम्पायर, 200-250 सालों तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इन लोगों के अंडर रहा। इस कॉलोनिज्म, इंपीरियलिज्म, नियो इंपीरियलिज्म ने इंडिया की क्या हालत खराब नहीं करी? बट यू हैव नॉट गिवन इवन अ सिंगल इंडिकेटर टू दिस एस्पेक्ट। आप हिस्टोरिकल फैक्टर्स को काउंट ही नहीं करते। फिर वो बोल रहे हैं सर आप सोशो कल्चरल फैक्टर्स को भी काउंट नहीं करते। जैसे ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन होता है, डेवलप्ड कंट्रीज में भी होता है, आप क्यों नहीं कैलकुलेट करते? सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है अमेरिका में, कैसे होता है? ऑन द बेसिस ऑफ रेस। वहां पे व्हाइट्स और ब्लैक्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होता है, ब्लैक्स को वहां पर अमेरिकन सिटीजन नहीं मानते ये लोग। फ्रांस में रिलीजन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। इस्लाम, इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी, कौन डेवलप्ड कंट्रीज में सारे डिस्क्रिमिनेशन अवेलेबल है। अगर मैं ये बोलूँ ना कि डेवलप्ड कंट्री एक बहुत अच्छी कंट्री है, वहां पर तो कभी कुछ डिस्क्रिमिनेशन होता ही नहीं है, सर होता है। आप इंडिकेटर में लेकर ही नहीं आते। आप सोशल इश्यूज को भी काउंट नहीं कर रहे हैं। जैसे आप क्राइम काउंट नहीं करते हैं, टेररिज्म काउंट नहीं करते हैं, यू इवन डोंट काउंट वॉर ऑल्सो।
अब ये रशिया यूक्रेन का वॉर हो रहा है, आप सबने रशिया पे सैंक्शंस लगा दिए, तो ऑफ कोर्स ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में रशिया की रैंक गिर जाएगी। बट यूक्रेन की भी तो गिरनी चाहिए ना। यूक्रेन की रैंक आप लोग जरूर रशिया से ऊपर दिखाएंगे इस रिपोर्ट में, देख लेना। बट ये भी एक प्रोपेगेंडा ही हो गया ना वेस्टर्न वर्ल्ड्स का। तो ये आरोप लगाते हैं सारे इंडिया और डेवलपिंग कंट्रीज मिलकर। आप पॉलिटिकल फैक्टर्स को भी काउंट नहीं करते, जैसे कि किस तरह की गवर्नमेंट है, लेवल ऑफ एम्पावरमेंट उस कंट्री में कैसा है। आपको करना चाहिए, उस कंट्री में डेमोक्रेसी है, डिक्टेटरशिप है, लोगों के पास कितनी फ्रीडम है। ये चार इंडिकेटर्स ऐसे हैं जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कंसिडर नहीं किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू डेवलपिंग कंट्रीज, और ऑफ कोर्स उसमें इंडिया भी आता है। तो इंडिया का कहना क्या है कि इंडिया बोलता है कि सर देखो, ये जो लो स्कोर आ रहे हैं ना एचडीआई में, ये हमारे लिए सीरियस कंसर्न है, हम इससे मना नहीं कर रहे हैं। इट इज अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न फॉर अस। बट हमारा मानना यह भी है कि सर आप रिपोर्ट बनाते समय बहुत सारे फैक्टर्स को काउंट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से डेवलप्ड कंट्री तो बैठी है इस रिपोर्ट के टॉप पर, डेवलपिंग कंट्रीज, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को आप लोगों ने धकेल दिया बिल्कुल नीचे। बट आपने सोचा आज हम जहां पर है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दीज गाइस। बात तो सही कह रहे हैं वो। तो आइए प्लानिंग कमीशन की बात करते हैं। देखिए, इंडिया में प्लानिंग कमीशन हुआ करती थी 1950 में दोस्तों, ये प्लानिंग कमीशन बनी थी। 2014 तक ये प्लानिंग कमीशन चली, और प्लानिंग कमीशन के बाद इंडिया में नीति आयोग आ गई, है ना। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो इस प्लानिंग कमीशन के द्वारा बनाई जाती है, उन इंडिकेटर्स को यूज करके जो इंडिकेटर्स यूएनडीपी ने सेलेक्ट करे हैं। तो यूएनडीपी की रिपोर्ट तो कंट्रीज को रैंक देती है, प्लानिंग कमीशन की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इंडिया के 28 स्टेट्स को रैंक देती थी। तो ये स्टेट लेवल पर बनने वाली रिपोर्ट थी, मतलब इंडिया लेवल पर बनने वाली रिपोर्ट थी, जिसमें इंडिया के स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को एनालाइज किया जाता है। ठीक है। तो फाइनल एचडीआई जो थी वो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया प्रिपेयर करती थी, और वो बहुत सारे इंडिकेटर्स को यूज करती थी, जिसके बारे में चैप्टर में आगे बात करेंगे। जैसे एक इंडिकेटर था इकोनॉमिक अटेनमेंट, दूसरा इंडिकेटर यूज करते हैं हम लोग सोशल एम्पावरमेंट, तीसरा इंडिकेटर यूज करते हैं सोशल डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, फोर्थ इंडिकेटर वॉज एक्सेसिबिलिटी, फिफ्थ इंडिकेटर हाइजीन, और सिक्स्थ इंडिकेटर है वेरियस वेलफेयर मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। तो इन टोटल हम लोग यहाँ पर कितने इंडिकेटर यूज कर रहे हैं? 6 इंडिकेटर। और हमारा कहना है ये 6 इंडिकेटर्स आर सेलेक्टेड बाय यूएनडीपी। यूएनडीपी ने इस इंडिकेटर को सेलेक्ट किया है। तो आइए इन इंडिकेटर्स के बारे में बात कर लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले मैं लेकर आ रहा हूं इकोनॉमिक अटेनमेंट्स। इसमें हम लोग क्या क्या चीजें काउंट करते हैं? हमारा चैप्टर बोलता है, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बगैर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बगैर ह्यूमन डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। सोचो ना, बिना पैसे के आप कैसे अपने आप को डेवलप कर पाओगे? बट हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि, मतलब अगर हम रिसोर्स को देखें तो रिच रिसोर्स बेस हमारे पास है, हमारे पास एक्सेस है इन रिसोर्सेज का। सारे सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी दे हैव एक्सेस टू दीज रिसोर्सेज, पर्टिकुलरली द पुअर एंड मार्जिनल इज एसेंशियल फॉर द वेलबींग एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। हम यहाँ पे लिख तो देते हैं कि इंडिया के पास रिसोर्सेज काफी हैं, अच्छा रिसोर्स बेस है, सभी लोगों का एक्सेस भी है, बट प्रॉब्लम यहाँ पर पुअर और मार्जिनल फैमिलीज की है कि क्या सही में उन लोगों को भी रिसोर्सेज का एक्सेस दिया जाता है? क्योंकि हमें पता है कि दीज पुअर एंड मार्जिनल फैमिलीज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वेलबींग एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। उसके बाद बेटा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी, और पर कैपिटा अवेलेबिलिटी, इसको भी हम लोग इकोनॉमिक अटेनमेंट्स में काउंट करते हैं। तो ये इंडिकेटर्स देखिए आप। पहला इंडिकेटर इकोनॉमिक अटेनमेंट में क्या है? रिसोर्स बेस और एक्सेस टू रिसोर्स बेस। उसके बाद दूसरा इंडिकेटर हमने यहाँ पे जीएनपी रख दिया, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और उसकी पर कैपिटा अवेलेबिलिटी। इससे क्या पता लगता है? जीएनपी क्या होता है? जीएनपी इज द टोटल इकोनॉमिक आउटपुट ऑफ अ कंट्री सिटीजन। जीएनपी का मतलब है कि देश के रहने वाले लोग, इंडियंस, मतलब अगर इंडिया के कंसेप्ट में पढ़े तो इंडियंस का टोटल इकोनॉमिक आउटपुट कितना है। इकोनॉमिक आउटपुट से आपका क्या मतलब होता है? इकोनॉमिक आउटपुट्स का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। तो अगर मैं आपको सिंपल टर्म में बताऊं ना जीएनपी का मतलब क्या है, तो जीएनपी का मतलब है कि एक फाइनेंशियल ईयर में इंडियंस, एक फाइनेंशियल ईयर में, मैं बस इंडियंस की बात कर रहा हूं, तो वन फाइनेंशियल ईयर में इंडियंस कितने के गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर देते हैं, इसको जीएनपी कहते हैं। और फिर पर कैपिटा अवेलेबिलिटी क्या हो गया? मैंने बोला 500 करोड़ के
500 करोड़ के गुड्स और सर्विसेज हम लोग एक फाइनेंशियल ईयर में बना देते हैं। इंडिया की पॉपुलेशन है 1.2 बिलियन अकॉर्डिंग टू योर चैप्टर। तो ये 500 करोड़ के सामान कितने इंसान को कितना अवेलेबल है, इसको पर कैपिटा अवेलेबिलिटी कहते हैं। क्या सभी लोग अफोर्ड कर पाते हैं, या कुछ रिच लोग हैं उनके पास इस सामान का एक्सेस ज्यादा है, पुअर के पास बिल्कुल एक्सेस नहीं है। तो इकोनॉमिक अचीवमेंट, वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल्स, इन सब चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। किसी की इकोनॉमिक अचीवमेंट, किसी भी इंडिविजुअल का वेलबींग अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक अटेनमेंट्स, इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एक्सेस टू रिसोर्सेज, इन सारी चीजों पर यह डिपेंड करती है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अब आगे बात करते हैं ओवर द ईयर्स, मतलब जैसे जैसे साल बढ़ते गए, पर कैपिटा इनकम के साथ साथ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है इंडिया का वो भी बढ़ा। भाई साल बढ़ेंगे ऑफ कोर्स, हमारा जीएनपी बढ़ेगा ना। भाई गुड्स एंड सर्विसेज 500 करोड़ के बनाता था मैं 2014 में, क्या 2015 में भी मैं 500 करोड़ के ही बनाऊंगा? ये तो बढ़ेगा। अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो आपका इनकम भी बढ़ेगा। तो साल बढ़ते गए, पर कैपिटा इनकम बढ़ती गई। पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, सिंपल सी बात है, तो हमारी कंट्री में पॉपुलेशन बढ़ेगी। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो कंजम्पशन का एक्सपेंडिचर भी तो बढ़ेगा। जब मैं 2014 में 500 करोड़ के सामान बनाता था तब हम 1.2 बिलियन थे। आज मैं 2025 में हूं और इंडिया की पॉपुलेशन 1.43 बिलियन हो चुकी है। तो क्या 500 करोड़ के सामान से 1.43 बिलियन लोगों का पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा। अब मुझे 1000 करोड़ या मुझे 700 करोड़ के सामान बनाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई है। तो पर कैपिटा इनकम भी बढ़ी है और पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी इंडिया में बढ़ गया है। यहां तक समझ में आता है? चलिए जी। मगर इन सब चीजों के साथ साथ देखो, पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंडिया का बढ़ गया। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब आप कितने के सामान खरीदते हैं। पहले हम लोग 500 करोड़ का सामान कंज्यूम कर जाते थे क्योंकि हम 1.2 बिलियन लोग थे। अब हम 700 करोड़ का सामान कंज्यूम कर जाते हैं क्योंकि हम 1.43 बिलियन लोग हैं, क्योंकि पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है। बेटा आई आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। पर कैपिटा इनकम मतलब एक एक इंसान के खाते ऑलमोस्ट कितने पैसे वो कमाते हैं। अगर मैं इसको आपको एक्सप्लेन करना मतलब चाहूं तो पर कैपिटा इनकम मान के चलो कि एक फैमिली है बेटा, उस फैमिली में 4 लोग हैं, फैमिली ऑफ 4, जिसमें पापा जो है वो 40,000 रुपीज कमाते हैं। 40,000 रुपीज फादर, फादर की एज है आपकी 32, मदर कुछ नहीं कमा रही है। तो मैं मान के चल रहा हूँ, चलो मैं मदर को भी ले लेता हूँ, आजकल फेमिनिज्म का जमाना है भाई, तुम कभी मुझे मारो तो चलो मदर की इनकम है 20,000 रुपए, मदर की एज है 29, इनके 2 बच्चे भी हैं। बॉय जिसकी एज है 14, वो कुछ नहीं कमा रहा, और एक गर्ल है, गर्ल की एज है 22 एंड शी इज ऑल्सो नॉट अर्निंग एनीथिंग। तो इस फैमिली की पर कैपिटा इनकम बताइए। इस फैमिली की टोटल इनकम वैसे 60,000 है। पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट करने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन बिटवीन 15 टू 59 ईयर्स ऑफ एज। तो इस फैमिली में ऐसे कितने मेंबर हैं जो 15 से 59 के बीच में आते हैं? फादर आ रहे हैं, मदर आ रहे हैं, और एक गर्ल चाइल्ड आ रहा है। बॉय चाइल्ड नहीं आ रहा क्योंकि वो 14 साल का है। तो फैमिली की टोटल इनकम 60,000 है। 60,000 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि 3 ही होंगे ना, तो इस फैमिली की पर कैपिटा इनकम 20,000 हो गई। पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट ऐसे किया जाता है। जबकि मुझे पता है कि बॉय और गर्ल कुछ नहीं कमा रहे हैं, बट फिर भी इनके खाते 20-20 हजार रुपए तो शो कर रहे हो ना आप। तो पर कैपिटा इनकम इसको बोलते हैं कि ऑन एन एवरेज एक इंडियन कितना पैसा कमा रहा है एज ऑफ नाउ। तो हम लोग 20,000 रुपए अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल कमा रहे हैं, जबकि हम कमा कुछ नहीं रहे हैं। तो इसको पर कैपिटा इनकम बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है, ये फैमिली तो 2014 में इतने रुपए कमा रही थी, 2015, 2020, 2024 हो गया, चलिए, तो 10 सालों के बाद भी क्या इनकी फैमिली इनकम 60,000 रहेगी? नहीं ना, बढ़ेगी ना यार। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद करनी है। मैंने पर कैपिटा इनकम का आपको फॉर्मूला बता दिया, टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन में भी सारी पॉपुलेशन नहीं, 15 से 59 ईयर्स ऑफ एज के बीच में जो लोग आते हैं। तो ये कह रहा है कि इंडिया का पर कैपिटा इनकम बड़ा है, इंडिया का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बड़ा है, बट इंडिया में पॉपुलेशन जो है, पॉवर्टी लाइन के नीचे कितने लोग रहते हैं उनकी संख्या भी बढ़ी है। सॉरी सॉरी, अपना उनकी संख्या घटी है। देयर हैज बीन अ कंसिस्टेंट डिक्लाइन
इन द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। तो ये भी अच्छी बात है। पर कैपिटा इनकम बढ़ी, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ा, और पॉवर्टी लाइन के नीचे अगर पहले 20 करोड़ लोग रहते थे तो अब पॉवर्टी लाइन के नीचे 15 करोड़ लोग ही रहते हैं। तो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहने वाले लोगों का जो प्रोपोर्शन है वो घटा है। इसका मतलब इकोनॉमिकली इंडिया डेवलप हो रहा है। तो ये पॉइंट काफी अच्छा है। हमारा पर कैपिटा इनकम बढ़ा है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ा है, पॉवर्टी लाइन के नीचे रहने वाले लोग कम हुए हैं। इसका मतलब पॉवर्टी भी इकोनॉमिक अटेनमेंट में, इस इंडिकेटर में पॉवर्टी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इकोनॉमिक अटेनमेंट का। अगर हमारे इंडिया में कहीं किसी स्टेट में पॉवर्टी कम हुई है तो ऑफ कोर्स प्लानिंग कमीशन जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट बनाती है, उस रिपोर्ट में उस स्टेट को हम अच्छा रैंक देंगे। तो पॉवर्टी क्या है सर? सर पॉवर्टी एक वो कंडीशन होती है जिसमें एक आदमी के पास या एक कम्युनिटी के पास, एक इंडिविजुअल या एक जो कम्युनिटी है उसके पास इतना फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी नहीं होता कि वो अपनी बेसिक नीड को भी पूरा कर पाए, जैसे फूड, क्लोथिंग, शेल्टर। ऐसी कंडीशन को आप लोग पॉवर्टी कहते हैं। यहां तक क्लियर है? आपके चैप्टर में एक नोट है, दादर नागर हवेली और दमन दीव। आपको बता दूं 2020 में ये दोनों यूनियन टेरिटरीज मर्ज कर दी गई थी। तो सिंस 2020 बोथ ऑफ दीज यूनियन टेरिटरीज दे हैव बीन लाइक काउंटेड एज वन। इसलिए इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 8 ही यूनियन टेरिटरीज हैं। यूनियन टेरिटरीज को 9 मत करते हैं, क्योंकि सिंस 2020 ये दोनों यूनियन टेरिटरीज अब एक हो चुकी हैं। तो अगर मैं पॉवर्टी को दूसरे शब्दों में समझाना चाहूं तो इट इज अ स्टेट ऑफ डेप्रीवेशन, जिसमें हम किसी एक पर्सन को, एक कम्युनिटी को डिप्राइव करते हैं उसकी बेसिक नीड से भी। और वो डिप्राइव्ड क्यों है? क्योंकि उसके पास इनफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी नहीं है। इनफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी उसके पास नहीं है जिससे वो एक हेल्दी लाइफ, एक रीजनेबल प्रोडक्टिव लाइफ जी सके। चलिए, तो ये तो था पहला इंडिकेटर, इकोनॉमिक अटेनमेंट। उसके बाद चलते हैं दूसरा इंडिकेटर, हेल्दी लाइफ। तो हेल्दी लाइफ को जांचने के लिए हम क्या क्या चीजें देखते हैं? सबसे पहले लाइफ फ्री फ्रॉम इलनेस, लिविंग अ रीजनेबली लॉन्ग लाइफ स्पैन। ये सारी चीजें हम हेल्दी लाइफ में काउंट करने की कोशिश करते हैं कि इंडिया में कितने लोग बीमारी से दूर है, कितने लोग इंडिया में एक रीजनेबली बढ़िया लाइफ जीते हैं, रीजनेबली अच्छी लाइफ जीते हैं। और ये सब चीजें कैसे हो सकती हैं? अगर मैं बताऊं कि मुझे इंडियंस को बीमारी से बाहर निकालना है, मुझे इंडियंस का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, इसको लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं, कि आप कितना ऑन एन एवरेज मतलब समय काट लेंगे इंडिया में, मुझे वो इंक्रीज करना है। तो मैं कैसे इंक्रीज कर पाऊंगा? जब मैं इंडिया में हेल्थ फैसिलिटीज एडिक्वेट लेवल पर डिवेलप करूं, इंडिया में इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट को मैं रिड्यूस करूं, इंडिया में मदर मोर्टिलिटी रेट को भी मैं रिड्यूस करूं, इंडिया में ओल्ड एज हेल्थ केयर सर्विसेज को अपन इंक्रीज करें, सभी लोगों को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, और सेफ्टी ऑफ द पीपल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारी चीजें कौन कौन से स्टेट्स में दी जा रही है? ऑफ कोर्स उन स्टेट्स का स्कोर अच्छा होगा जिन स्टेट्स में हर एक इंसान के लिए एडिक्वेट हेल्थ फैसिलिटी है, जिन स्टेट्स में इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट बहुत कम है, मदर मोर्टिलिटी रेट बहुत कम है। मदर मोर्टिलिटी रेट क्या होता है बेटा? कि कितनी माताएं ऐसी हैं जो बच्चे को डिलीवर करते समय मर जा रही हैं, इसको मदर मोर्टिलिटी रेट कहते हैं। और ये भी पर थाउजेंड से कैलकुलेट होता है। अगर मान के चलो कि 1,000 महिलाएं प्रेग्नेंट थी, तो हाउ मेनी डाइड आउट ऑफ 1,000 वाइल गिविंग बर्थ? तो दिस इज कॉल्ड मदर मोर्टिलिटी रेट। तो कितने स्टेट्स में ओल्ड एज हेल्थ केयर फैसिलिटीज बहुत अच्छी है, प्रॉपर लेवल है न्यूट्रिशन का, और लोगों की सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया ने हेल्दी लाइफ को अचीव करने के लिए हमने बहुत अच्छा काम किया है, लाइक इन सम ऑफ द हेल्दी और हेल्थ इंडिकेटर्स। तो हेल्थ इंडिकेटर्स में बहुत सारी चीजें हैं। जैसे पहला है मोर्टिलिटी रेट। मैंने आपको पहले ही बता दिया, मोर्टिलिटी रेट होता है इज अ नंबर ऑफ डेथ ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। और अगर हम मोर्टिलिटी रेट या डेथ रेट के बारे में बात करते हैं, तो डेथ रेट का मतलब अगर मतलब सिंपल सी बात है कि कितने लोग मर जा रहे हैं पर थाउजेंड, तो इसको आप लोग मोर्टिलिटी रेट कहते हैं। उसके बाद सेकंड हमारा जो हेल्थ इंडिकेटर है वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट का मतलब होता है कि ऑन एन एवरेज इंडिया में एक इंसान कितने साल जिएगा। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि 1951 में हमारे इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, सॉरी, 1951 में हमारे इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट जो मेल्स के लिए होता था ना, वो 37 ईयर्स होता था, और फीमेल्स के लिए 36 होता था। इतना कम। और 2015 में आज हमारे लिए मेल्स के लिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट 66 है, और फीमेल्स के लिए 70 हो गया है।
तो मतलब हेल्थ इंडिकेटर में अच्छा काम कर रहे हैं। बर्थ रेट, अगर हम बर्थ रेट की बात करते हैं तो मैंने ये भी आपको बताया था बर्थ रेट क्या होता है, ये भी हम लोग बुक 1 में पढ़ चुके हैं। इंडिया ने बर्थ रेट को भी थोड़ा कम किया है। मतलब 1951 में अगर हमारा बर्थ रेट 40.8 था, तो आज 2015 में बर्थ रेट आधा रह गया, ऑलमोस्ट 20.8 रह गया, बट फिर भी ये बहुत ज्यादा हाई है इन कंपैरिजन टू डेवलप्ड कंट्री, फिर भी ये बर्थ रेट काफी हाई है। सेक्स रेशियो की बात करते हैं। सेक्स रेशियो हमारे इंडिया में पर 1000 मेल्स कैलकुलेट होता है ना जी। सेक्स रेशियो की स्थिति इंडिया में अभी भी बहुत अलार्मिंग बनी हुई है। सेक्स रेशियो इंडिया में बढ़ नहीं रहा है, इट इज डिक्लाइनिंग आफ्टर एवरी डेकेड। हर 10 सालों के बाद सेक्स रेशियो कम ही हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है। तो ये बहुत अलार्मिंग कंडीशन है हमारे लिए। उसके बाद हम बात करते हैं यार नेक्स्ट इंडिकेटर, दैट इज इंडिकेटर ऑफ सोशल एम्पावरमेंट। तो अभी तक आप लोगों ने मेरे साथ हेल्दी लाइफ के इंडिकेटर पढ़ लिए, इकोनॉमिक अटेनमेंट के इंडिकेटर पढ़ लिए जो कि यहां पर हम लोग देख रहे थे। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट इंडिकेटर की तरफ, दैट इज सोशल एम्पावरमेंट। सोशल एम्पावरमेंट का मतलब क्या है कि कितने लोग आपकी कंट्री में हंगर, पॉवर्टी, सर्विट्यूड, बॉन्डेज, इग्नोरेंस, इलिटरेसी या इस तरह की कोई भी डोमिनेशन से फ्री है। कितने लोग आपकी कंट्री में हंगर, पॉवर्टी, स्लेवरी, बॉन्डेज, इग्नोरेंस, इलिटरेसी, इन सारी जो इल्स हैं इससे कितने लोग फ्री हैं। जितने लोग ज्यादा फ्री होंगे उतने ही लोग ज्यादा सोशली एम्पावर्ड होंगे। तो इसको आप लोग सोशल एम्पावरमेंट कहते हैं कि कितने, हाउ मेनी पीपल इन योर कंट्री आर फ्री फ्रॉम हंगर, पॉवर्टी, बॉन्डेज, इग्नोरेंस, इलिटरेसी एंड दीज सम अदर फॉर्म्स ऑफ डोमिनेंस। तो पहली बात तो इन सब चीजों से फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपका चैप्टर बोलता है। इन सब चीजों से फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी इंसान को, किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को एम्पावर्ड करने के लिए। और अगर ये सारी फ्रीडम किसी इंडिविजुअल के पास नहीं है तो जाहिर सी बात है वो ना तो अपनी चॉइस कभी भी प्रैक्टिस कर पाएगा और ना ही वो अपनी फुल कैपेसिटी से कभी काम कर पाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉलेज, नॉलेज होना, अच्छा ये इन सब चीजों की अगर नॉलेज ही नहीं होगी तो क्या लोग डिमांड करेंगे? इमेजिन फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789, लोगों को पता लगा ना कि पॉलिटिकल ऑटोनॉमी कितना इंपॉर्टेंट है, तो लोग लड़े ना उसके लिए। तो इन सब चीजों की नॉलेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉलेज अबाउट सोसाइटी, नॉलेज अबाउट एनवायरनमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रीडम के लिए। अगर ये नॉलेज ही नहीं है तो लोग कैसे, मतलब इमेजिन कैसे लोग इसकी डिमांड करेंगे। तो नॉलेज कैसे बढ़ाई जा सकती है? ऑफ कोर्स लिटरेसी से। लिटरेसी रेट बढ़ाइए अपनी कंट्री में। क्यों? क्योंकि जो नॉलेज है वो दरवाजा खोलता है फ्रीडम का। नॉलेज ओपन्स द डोर ऑफ द वर्ल्ड ऑफ फ्रीडम। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए बात करते हैं दोस्तों, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंडिया में कैसा चल रहा है और सभी स्टेट इन सब इंडिकेटर्स पर किस तरीके से ऑन एन एवरेज बिहेव कर रहे हैं। आपका चैप्टर बोलता है प्लानिंग कमीशन ने कैलकुलेट किया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ इंडिया, वो सारे इंडिकेटर्स को यूज करके जो अभी हम लोगों ने डिस्कस करे। और इन सभी इंडिकेटर्स के बेसिस पर सभी को 0 से 1 के बीच में स्कोर मिला, जिसमें सबसे हाईएस्ट स्कोर मिला इंडिया के केरला को। केरला में इकोनॉमिक, सॉरी, एंटेनमेंट अच्छा है, अटेनमेंट अच्छा है, हेल्दी लाइफ हो रही है, सोशली लोग एम्पावर्ड है, इसलिए केरला को रैंक मिला आउट ऑफ 1 0.79। केरला के बाद आता है दिल्ली, फिर आता है हिमाचल प्रदेश, फिर गोवा, फिर पंजाब। तो इंडिया के ये टॉप 5 स्टेट्स हैं इन ह्यूमन डेवलपमेंट। और अब मैं बॉटम की बात कर लेता हूं। तो बिहार, उड़ीसा जैसे स्टेट्स को आपने बॉटम में रखा, वो बात अलग है कि इंडिया के बस 23 स्टेट्स को ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में काउंट किया गया, नॉट ऑल द स्टेट्स। अब बात कर लेते हैं सर, ये उड़ीसा, बिहार जैसे स्टेट बॉटम में है, ये केरला, दिल्ली जैसे स्टेट, यूनियन टेरिटरी टॉप पर है, तो ये इतना ज्यादा वेरिएशन विद इन द कंट्री क्यों है? व्हाट आर द रीजंस फॉर दीज वेरिएशंस? तो यार सबसे पहला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपका चैप्टर बोलता है हाइयर नंबर ऑफ लिटरेट्स। हाइयर नंबर ऑफ लिटरेट्स जहां पर होंगे वहां पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा होगी। अभी पढ़ा नहीं था हमने सोशल एम्पावरमेंट में कि नॉलेज जो है इट ओपन्स द डोर फॉर द वर्ल्ड ऑफ फ्रीडम। बिल्कुल। नॉलेज जहां पर ज्यादा होगी वहां पर लोग सोशली एम्पावर्ड होंगे, जहां पर लोग सोशली एम्पावर्ड होंगे वहां पर वो अपनी फुल कैपेबिलिटीज, अपनी अपनी चॉइसेस को एक्सरसाइज कर पाएंगे। बिल्कुल। इसलिए केरला जैसे स्टेट्स में एचडीआई ज्यादा है, क्योंकि वहां अगर हम बात करते हैं लिटरेसी रेट तो वो काफी ज्यादा है। जबकि बिहार, उड़ीसा, एमपी, असम, यूपी जैसे स्टेट्स एचडीआई में बहुत लो है, क्योंकि वहां पर लिटरेसी रेट काफी लो है।
तो ये लिटरेसी रेट एक तो पहला रीजन बताया गया इंडिया में ये इतना ज्यादा वेरिएशन एचडीआई में क्यों है। दूसरा जो रीजन है वो बताया गया इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कहां पर लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अच्छी हैं, जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा जैसे स्टेट्स इकोनॉमिकली डेवलप्ड है, तो इन स्टेट्स में एचडीआई वैल्यू आपको बढ़िया मिलेगा। जबकि कुछ स्टेट्स हैं जैसे छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश और इवन यूपी, अगर आपको याद आ रहा हो तो लास्ट चैप्टर में माइग्रेशन पढ़ा था हम लोगों ने, तो इन स्टेट्स में इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत कम है, तो लोग यहां से मतलब इन सारे स्टेट्स में पुल फैक्टर काम कर रहे हैं, तो लोग कोई यहाँ पे रहना नहीं चाह रहा है, दे आर माइग्रेटिंग आउट ऑफ दी स्टेट्स। तो सेकेंड रीजन इस रीजनल वेरिएशन का बताया जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और पहला रीजन बताया जाता है लिटरेसी रेट। इसके बाद चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आपका चैप्टर आपको लेके चलता है पॉपुलेशन, एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट की तरफ। तो जैसे कि हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा कि जो डेवलपमेंट है वो एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है, बट होलिस्टिक नहीं है। ह्यूमन डेवलपमेंट इन पर्टिकुलर इज अ होलिस्टिक अप्रोच। और क्योंकि होलिस्टिक है ह्यूमन डेवलपमेंट, तो समझना काफी कॉम्प्लेक्स भी है, कॉम्प्लेक्स एस्पेक्ट है, कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट। क्यों इतना कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बोला, ह्यूमन डेवलपमेंट केवल ह्यूमन से रिलेटेड नहीं है, ये एनवायरनमेंट, सोशो कल्चरल एस्पेक्ट्स, इकोनॉमिक एस्पेक्ट, ये सारी चीजों को देखता है। तो ये एक बहुत ही सब्सटेंटेटिव कंसेप्ट है ये। वो बात अलग है कि डेवलपमेंट से लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है, और जितना क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होता है उतना ही रीजनल डिस्पैरिटी, सोशल इनइक्वालिटीज, डिस्क्रिमिनेशन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल, एब्यूज ऑफ ह्यूमन राइट्स, अंडरमाइनिंग ह्यूमन वैल्यूज, एनवायरनमेंट को डिग्रेड करने जैसी चीजें उतनी ही कम होंगी। देखो, जितना आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगा उतना ही फालतू की चीजें कम करोगे ना आप। मतलब किसी की जो ह्यूमन राइट है उसको अब्यूज नहीं करोगे, किसी की ह्यूमन वैल्यू को अंडरमाइन नहीं करोगे, लोग अपना घर छोड़ के नहीं जाएंगे, उनके सोशल टाइज खराब नहीं होंगे। अगर आप पढ़ो, मैंने बताया था ना कि ह्यूमन डेवलपमेंट के ना होने की वजह से पुअर्स को सबसे ज्यादा झेलना पड़ता है, क्योंकि एनवायरनमेंट कैपेसिटी उनकी खराब हो जाती है, सोशल टाइज उनके खराब हो जाते हैं। इसके साथ साथ उनको तीसरी चीजों से और गुजरना होता है। जो उनकी पर्सनल हेल्थ है, जो उनकी पर्सनल कैपेबिलिटीज है, वो भी खराब हो रही हैं। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है रीजनल डिस्पैरिटीज कम होंगी, सोशल इनइक्वालिटीज कम होंगी, अमीर गरीब, डिस्क्रिमिनेशन कम होगा, जेंडर के लेवल पर भी, मेल फीमेल, किसी को डिप्राइव नहीं करोगे आप, मतलब बेसिक एमेनिटीज से। तो ये सब चीजें। तो कंसिडरिंग द अदर साइड ऑफ डेवलपमेंट, यूएनडीपी ट्राई टू अमेंड द इनबिल्ट बाइसेस एंड प्रेजुडिसेस which were entrenched in the concept of development in 1993 Human Development Report। तो जो इतना ज्यादा डेवलपिंग कंट्रीज ने यूएनडीपी को क्रिटिसाइज किया कि सर आपकी रिपोर्ट होलिस्टिक नहीं होती है, आप ये सब चीजें काउंट नहीं करते, वो सारी चीजें जो है वो एट लास्ट जो यूएनडीपी है उन्होंने समझी, अपनी रिपोर्ट की बायसनेस को कम करने की कोशिश करी, और फिर एक 1993 में ये एचडीआर रिपोर्ट लेकर आए। तो 1993 की जो रिपोर्ट थी, इट वाज मेनली कंसर्न्ड विद पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल एंड देयर सिक्योरिटी। तो 1993 की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो लोगों के पार्टिसिपेशन और उनके सिक्योरिटी से ज्यादा कनेक्टेड थी। तो 1993 की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटाइजेशन, मतलब वो जो उन्होंने पहले बोला था कि सर अब वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को कंसिडर नहीं करते हैं, तो इन्होंने प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटाइजेशन के ऊपर भी काफी फोकस किया, एंड एम्पावरिंग पीपल एज मिनिमम एंड बेसिक कंडीशंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ये सारी चीजें 1993 की एचडीआर रिपोर्ट में मतलब इन्होंने कंसिडर करी। तो जो रिपोर्ट थी 1993 की, उसने रिकॉग्नाइज किया ग्रेटर कंस्ट्रक्टिव रोल ऑफ सिविल सोसाइटीज इन ब्रिंगिंग पीस एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। 1993 की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ने सिविल सोसाइटीज के रोल को भी कंसिडर किया। तो मतलब देखा जाए तो लोग क्रिटिक ना करें इस रिपोर्ट को, इसने काफी मेहनत करी है। मतलब आई सीरियसली लाइक अपलॉड थिंग्स विच वर ब्रॉट इन द 1993 रिपोर्ट, बट अगेन मैं यही बात बोलूंगा, फिर भी बहुत सारी चीजें इस रिपोर्ट में कंसिडर नहीं की गई थी। बट कोई बात नहीं, चलिए, हर किसी को इतना दबाना अच्छा नहीं है, जो मिल रहा है वो भी बहुत है। इसके बाद हम चलते हैं नियो माल्थूजियन एंड एनवायरमेंटलिस्ट व्यूज ऑन डेवलपमेंट। ये नियो माल्थूजियन और एनवायरमेंटल व्यूज क्या है डेवलपमेंट पर, आपके चैप्टर के हिसाब से इसको भी देख लेते हैं। कुछ स्कॉलर्स हैं जैसे कि सर रॉबर्ट माल्थूस, हम लोगों ने बताया भी था उस चैप्टर में इनके बारे में, बुक 1 में भी हम लोग माल्थूसियन थ्योरी पढ़ चुके हैं। उन्होंने क्या बोला कि रिसोर्सेज और ह्यूमन
जो पॉपुलेशन है वो हार्मनी में चले तो बढ़िया है, बट अगर ह्यूमन पॉपुलेशन ज्यादा ग्रो कर जाती है इन कंपैरिजन टू रिसोर्सेस, तो आप फिर खाना नहीं खिला पाओगे इंक्रीज्ड पॉपुलेशन को, और स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज होने लगे। और जब स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज होने लगेगा तब ह्यूमन, जो बड़े हुए ह्यूमन है जिसका पेट नहीं पल पा रहा है, तो वो सोशल इल्स की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। तो नियो माल्थूजियंस, एनवायरमेंटलिस्ट, रेडिकल इकोलॉजिस्ट, जो माल्थूजियन थ्योरी से काफी इन्फ्लुएंस थे, वो भी बिलीव करते हैं कि रिसोर्सेज और पॉपुलेशन के बीच का बैलेंस बहुत जरूरी है एक अच्छी और एक शांति से भरी हुई जिंदगी के लिए। सोच के चलो ना, 100 करोड़ लोग हैं हमारे देश में, और उनके लिए खाना है 200 केजी। यहाँ पर 1 करोड़ इंसान को केवल 10 केजी खाना ही चाहिए। मैं मान के चल रहा हूं 1 करोड़ को केवल, नहीं, 1 करोड़ इंसान को केवल 2 केजी खाना चाहिए। ठीक है जी। तो उनके लिए खाना ठीक है। बट अब मान के चलो कि देश की जनसंख्या हो गई है 140 CR, और अभी भी खाना है 200 केजी, और कम से कम 1 करोड़ इंसान को 2 केजी खाना चाहिए। इस हिसाब से 80 किलो खाना कम है, क्योंकि 40 करोड़ लोग ज्यादा हो गए ना। तो ये 80 किलो खाने के लिए ये 40 करोड़ लोग क्या करेंगे? चोरी चकारी, मर्डर। तो क्या शांति से जी पाओगे? क्या एक हैप्पी लाइफ काट पाओगे? नहीं काट पाओगे। तो जितने भी नियो माल्थूजियंस हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, यहाँ तक कि जितने रेडिकल इकोलॉजिस्ट हैं, उनको रॉबर्ट माल्थूस की थ्योरी अच्छी लगती है, और वो बोलते हैं कि सर, रिसोर्सेज और पॉपुलेशन के बीच का प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। नहीं होगा तो ह्यूमंस एक हैप्पी, एक पीसफुल लाइफ नहीं जी पाएंगे। और इन सब के अकॉर्डिंग अगर रिसोर्सेज और पॉपुलेशन के बीच का गैप बढ़ता है, जो कि बढ़ा 18th सेंचुरी के बाद बढ़ा, this has been due to the marginal expansion in resources of the world in the last 100 years in comparison to rapid growth in human population। इन सबको ऐसा लगता है जो आज के डेट में रिसोर्सेज और पॉपुलेशन के बीच का गैप इतना ज्यादा है ना, वो 18th सेंचुरी के बाद होना शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज में तो एक्सपेंशन नहीं हो पाया। रिसोर्सेज में तो कुछ मोटा सा, मतलब बहुत छोटा मोटा एक्सपेंशन हुआ। अगर रिसोर्सेज मान के चलो 200 किलो रिसोर्सेज थे, तो वो तो बढ़ गए 220 किलो, वो तो 220 केजी हो गया। बट रिसोर्सेज के कंपैरिजन में तुमने पॉपुलेशन को रैपिडली बढ़ा दिया। तो ये नियो माल्थूजियंस, ये रॉबर्ट माल्थूस, ये रेडिकल इकोलॉजिस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट, इन सब का यही कहना है। अब इन सभी के व्यूज के क्रिटिसिज्म को देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इन लोगों के व्यूज से संतुष्ट नहीं है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि बैलेंस बिटवीन नेचुरल रिसोर्सेज एंड पॉपुलेशन इज लॉजिकल। लॉजिकल है, मतलब जो रॉबर्ट माल्थूस कह रहे हैं वो लॉजिकल है। बट सर, आई वुड लाइक टू क्रिटिसाइज योर व्यू ऑन फॉलोइंग ग्राउंड्स। मैं आपके इस लॉजिकल व्यू को भी क्रिटिसाइज करना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि सर, रिसोर्सेज न्यूट्रल कैटेगरी नहीं है। पहले तो आप ये मान के चलिए कि रिसोर्सेज न्यूट्रल कैटेगरी नहीं है, इसलिए सोशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनकी अवेलेबिलिटी से। भाई, रिसोर्सेज न्यूट्रल नहीं है, आप कैसे मान सकते हो कि रिसोर्सेज न्यूट्रल है? सोशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। जिसको चाहिए ज्यादा उसको दे दो, और जिसको नहीं चाहिए उससे थोड़ा सा वापस भी अपन लोग मांग सकते हैं। यार, आपने 200 किलो खाना आपके पास है, आपको पता है कि 2 किलो खाना चाहिए 1 करोड़ इंसान को। अब 1 करोड़ इंसान में कुछ लोग ऐसे भी तो होंगे जिनको भूख बहुत कम लग रही हो, उनको ज्यादा भूख लगती ही ना हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिसोर्सेज बहुत अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब न्यूट्रल कैटेगरी नहीं है, ये बात तो समझ में आता है। तो किसको, मतलब हर इंसान के लिए खाना लेने से अच्छा ये है कि आप ये देखो किसको ज्यादा किसको कम चाहिए, तो उसको सोशली डिस्ट्रीब्यूट करो। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज न्यूट्रल कैटेगरी नहीं है। और दूसरा, वो क्या बोल रहे हैं कि सर, रिसोर्सेज आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। आपने ये तो बताया ही नहीं। आपने ये तो बोल दिया कि 200 किलो खाना है हमारे इंडिया में, वर्ल्ड में 1 CR लोगों के लिए। बट क्या आपने ये बताया कि रिसोर्सेज बहुत ही अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है? अमीर लोग, अमीर कंट्री जिसमें लोग बहुत कम रहते हैं, उनके पास तो भारी भरकम रिसोर्सेज हैं। उनके पास बड़े बड़े लैंड रिसोर्सेज भी हैं, उनके पास क्रूड ऑयल भी है, खाने की जरूरतें भी हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी है, जबकि लोग बहुत कम है। जबकि पुअर कंट्रीज के पास ये रिसोर्सेज आज है ही नहीं। तो ये भी तो प्राइमरी रीजन है ना आज, कि क्यों ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा। आपने ये बताया ही नहीं। और तीसरा कॉन्फ्लिक्ट या तीसरा क्रिटिसिज्म वो ये कहना चाह रहे हैं कि सर, ये
कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्ट्राडिक्शन जो हो रहे हैं ना पॉपुलेशन और रिसोर्सेज के बीच में, इसका प्राइमरी रीजन हमको लगता है क्या है? प्राइमरी रीजन हमको लगता है इज द अनएंडिंग परस्यूट फॉर कंट्रोल ऑफ मोर एंड मोर रिसोर्सेज बाय पावरफुल कंट्रीज एंड पीपल। आपने ये बिल्कुल नहीं बताया कि ये पॉपुलेशन और रिसोर्सेज के बीच का जो पंगा चल रहा है ना, ये जो इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम हो रही है वो क्यों हो रही है? क्योंकि जो पावरफुल कंट्रीज हैं, जो मतलब जो पावरफुल पीपल है, उनका वो लालच खत्म नहीं हो रहा है। उनको लग रहा है जितना ज्यादा रिसोर्सेज पे कंट्रोल हमारा हो सके उतना अच्छा। अरे अमेरिका को देख लो, क्रूड ऑयल इनके पास भरपूर है, जितना इनको चाहिए अपने से अपने जो अपनी कंट्री के लिए जितना चाहिए उतना इनके पास है। बट वो संतुष्ट कहाँ है उससे भी? दे वांट मोर। दे आर सेइंग कि नहीं, अपन को और चाहिए। अपनी कंट्री को तो हम दे ही रहे हैं, प्लस हम तो दुनिया में एक्सपोर्ट करेंगे, उससे पैसा अलग कमाएंगे। तो उन्होंने कहा सर ये प्राइमरी रीजन जो ये कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्ट्रडिक्शन का है ना, पॉपुलेशन और रिसोर्स के बैलेंस में, पॉपुलेशन और ये रिसोर्स एंड ह्यूमन डेवलपमेंट के बीच में, हमको लगता है ये लालचपन भी है। तो नियो माल्थूजियन व्यूज को क्रिटिसाइज करने के लिए 3 पॉइंट्स यहाँ पे रखे गए कि पहले रिसोर्सेज न्यूट्रल कैटेगरी नहीं है, रिसोर्सेज कंट्री में बहुत अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और रिसोर्स और पॉपुलेशन के बीच में जो रीजन है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो ये भी है कि लोगों के बीच में प्रॉब्लम ये है कि दे वांट मोर एंड मोर रिसोर्सेज, काफी ग्रीडी हो जा रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज इंडियन एंड डेवलपमेंट। तो इंडियन कल्चर और इंडियन सिविलाइजेशन, इट हैव बीन वेरी सेंसिटिव टू द इश्यूज ऑफ पॉपुलेशन। भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता जो है ये काफी सेंसिटिव है पॉपुलेशन को लेकर, रिसोर्स और डेवलपमेंट को लेकर फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। हमारे एंशियंट स्क्रिप्चर जो है वो भी काफी ज्यादा कंसर्न दिखती हैं अबाउट द बैलेंस एंड हार्मनी अमंग द एलिमेंट्स ऑफ नेचर। मतलब आप ये नहीं कह सकते हैं कि भारत को तो पढ़ी नहीं है, हमको तो कुछ पता ही नहीं है। भाई हम सेंसिटिव हैं, हमको पता है हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा है, रिसोर्स और डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सबको बैलेंस में लेकर आना बहुत जरूरी है। हमारी एंशियंट स्क्रिप्चर्स भी स्पेशली इन सब चीजों को जानती है। और महात्मा गांधी की बात करते हैं, फादर ऑफ द नेशन, ही ऑल्सो एडवोकेटेड, इन्होंने भी सपोर्ट किया reinforcement ऑफ हार्मनी एंड बैलेंसेस बिटवीन पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेज। महात्मा गांधी ने भी ये बोला हुआ है, इवन गांधी जी ऑल्सो सेड कि पॉपुलेशन और रिसोर्सेज के बीच में बैलेंस मेंटेन करना, उसको रिन्फोर्स करना बहुत जरूरी है हार्मनी के लिए। उन्होंने बोला कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन से मोरालिटी, स्पिरिचुअलिटी, सेल्फ रिलायंस, नॉन वायलेंस, म्यूचुअल कोऑपरेशन, एनवायरमेंट, इन सब का नुकसान होता है। देखो यार, महात्मा गांधी जी वॉज नॉट अ प्रो इंडस्ट्रियलिस्ट व्यू काइंड ऑफ अ पर्सन। उन्होंने हमेशा इंडस्ट्रियलाइजेशन को मतलब क्रिटिसाइज किया। उन्होंने तो यही बोला कॉटेज इंडस्ट्री लगाओ, घर घर पे चरखा बनाओ, क्योंकि जब घर घर में चरखा होगा, कपड़ा बनेगा, तो उतना एम्प्लॉयमेंट होगा। आप लोग, दुनिया वाले जो आप हैं, आप मार्केट में काम मांगने के लिए नहीं जाओगे, आपके पास होगा, आपके पास काम होगा। तो महात्मा गांधी एडवोकेटेड दैट। तो महात्मा गांधी आर्ग्यूड कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से एक तो मोरालिटी का लॉस हो रहा है, लोगों को पड़ी नहीं है दूसरे लोगों की, स्पिरिचुअलिटी खत्म हो जाती है सोसाइटी में, सेल्फ रिलायंस खत्म हो जाती है। पहले हम अपना कपड़ा खुद बना लेते थे, अब हम मार्केट डिपेंडेंट हो गए हैं। नॉन वायलेंस जो होना चाहिए वो नहीं है, सोसाइटी काफी वायलेंट हो रही है। म्यूचुअल कोऑपरेशन, आज आप किसी से मदद मांग कर देखना, आपको मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। मदद भी नहीं मिल रही है किसी से, वॉयलेंट हो रहे हैं लोग, सेल्फ रिलायंट होते थे पहले, आज एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, स्पिरिचुअलिटी खत्म हो चुकी है, मोरालिटी लोगों की खत्म हो गई है, और इस एनवायरनमेंट को भी नुकसान कर रहे हैं हम लोग। तो क्या करना है ऐसे इंडस्ट्रियलाइजेशन का? उन्होंने तो हमेशा एक ही चीज बोली, महात्मा गांधी जी सेड व्हाट ही सेड कि यार, हायर गोल्स इन लाइफ ऑफ अ पर्सन, किसी आदमी, किसी व्यक्ति या किसी देश के गोल्स अचीव हो सकते हैं थ्रू सिंप्लिसिटी, थ्रू ऑस्टेरिटी, सिंप्लिसिटी फॉर द इंडिविजुअल्स, ट्रस्टीशिप ऑफ सोशल वेल्थ एंड नॉन वायलेंस। ये 3 चीजें महात्मा गांधी जी ने बोली, और इन 3 चीजों से महात्मा गांधी जी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, भली वो गोल्स इंडिविजुअल के हो या वो गोल्स एक नेशन के हो, अचीव हो सकते हैं थ्रू सिंप्लिसिटी ऑफ इंडिविजुअल, ट्रस्टीशिप ऑफ सोशल वेल्थ, सोशल वेल्थ का ट्रस्टीशिप का होना बहुत जरूरी है, और नॉन वायलेंस जो कि उनकी कोर आइडियोलॉजी थी। इसी के साथ दोस्तों ये चैप्टर हो जाता है खत्म। आई होप ये चैप्टर आपने पढ़कर थोड़ा बहुत समझा होगा। ये बुक 1 के ह्यूमन डेवलपमेंट चैप्टर से काफी अलग है, क्योंकि हमने यहाँ पर इंडिया के ह्यूमन डेवलपमेंट एस्पेक्ट्स को पढ़ा, इंडिया में स्टेट्स को
ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में बांटा और उनको रैंकिंग दी। यहाँ पर माल्थूसियन थ्योरी के अलावा हमने क्रिटिसिज्म भी पढ़ा कि माल्थूसियन व्यूज को क्यों लोग क्रिटिसाइज करते हैं, कौन कौन से बेसिस पर क्रिटिसाइज करते हैं, और रॉबर्ट माल्थूस के व्यूज को कौन कौन सपोर्ट करते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर यह भी देखा कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यूएनडीपी जो बनाती है उसको क्यों डेवलपिंग कंट्रीज क्रिटिसाइज करती है। बिल्कुल देखा हम लोगों ने। और हमने इस चैप्टर में ये भी देखा कि क्या यूएनडीपी ने उन क्रिटिसिजम्स को सुना, क्या उसके अकॉर्डिंग यूएनडीपी ने ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को चेंज किया, और किया तो कब किया? 1993 में किया। 1993 के रिपोर्ट में क्या अलग था? पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, सिक्योरिटी, इन सब चीजों पे ध्यान दिया, सिविल सोसाइटीज के रोल पर ध्यान दिया गया, और डेमोक्रेटाइजेशन, इसके ऊपर भी फोकस किया गया कि किन कंट्रीज में डेमोक्रेटाइजेशन वैल्यूज को सपोर्ट किया जाता है, लोगों को एम्पावर्ड मतलब किया जाता है कि वो अपनी बेसिक कंडीशंस, अपनी चॉइसेस को सही तरीके से एक्सरसाइज कर पाए, जो पहले की एचडीआर रिपोर्ट्स में नहीं होता था। तो इसी के साथ दिस इज दीपक सिंगल साइनिंग ऑफ। विल सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर वेरी सून। आई होप यू एंजॉयड द क्लास। थैंक यू। गुड बाय।